नमस्ते, मैं हूं जसप्रीत कौर। कोरोना केसेस काफी तेजी से बढ़े हैं। ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। आप मास्क पहनकर इस महामारी के खिलाफ अपनी जिम्मेदारी निभाइए। हमने उसको लेकर के कैंपेन भी शुरू किया है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। बताया गया कि इस फैक्ट्री में आग से बचने के कोई इंतजाम ही नहीं थे, जिसकी वजह से आग फैलती ही चली गई। तेजी से निकलता काला धुआं वहां के आसमान पर छा गया। बताया गया कि इस धुएं से वहां कुछ लोग बेहोश भी हुए। टावर गिर गया होगा। नहीं बचे। हालांकि आग लगने की खबर मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंची, मगर आग का विकराल रूप देखकर एयरपोर्ट से खास गाड़ी को इस काम के लिए बुलाना पड़ा, जिसकी मदद से 250 फीट दूर तक पानी की बौछार की जा सकी। पुलिस ने शुरुआती जाँच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह बताया। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां लॉकडाउन में कुछ लड़के पार्टी करने के मकसद से घूमते पकड़े गए। बताया गया कि ये लड़के उत्तर प्रदेश से वहां मस्ती करने के लिए पहुंचे थे, जो पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इसके बाद उन्हें सबक सिखाने के लिए कान पकड़कर मुर्गा बनवाया गया। इसके साथ ही उन्होंने ऐसी गलती न दोहराने का वादा भी किया। नहीं करेंगे। इस बीच एक पुलिस वाले ने जब उनकी गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें शराब की एक बोतल मिली, जिसे देखकर पुलिस वालों का पारा और चढ़ गया और उन्होंने उन लड़कों को 1 घंटे तक इसी तरह मुर्गा बने रहने की सजा दी। दारू की बोतल देखो। लॉकडाउन तोड़ने पर लड़कों को सबक सिखाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। राजस्थान में ब्लैक फंगस का खतरा लगातार बढ़ रहा है। राज्य सरकार के मुताबिक अब वहां तक ब्लैक फंगस के 700 मरीज सामने आए हैं। राजस्थान में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया जा चुका है। अब वहां इस बीमारी को राज्य सरकार की चिरंजीवी योजना में रखा गया है। इस योजना के तहत पहले से ही कोरोना के मरीजों का इलाज हो रहा है। राजस्थान सरकार का दावा है कि उन्होंने ब्लैक फंगस से निपटने की हर तैयारी की है। फंगस के राजस्थान में लगभग 700 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और जैसा इसको राज्य सरकार ने महामारी अधिनियम के अंतर्गत नोटिफाइबल डिजीज घोषित भी कर दिया है। चिरंजीवी योजना में इस रोग के इलाज की व्यवस्था को अनुमत किया गया है। अब जिस तरह से कोविड का ट्रीटमेंट उसके कवरेज में आता है चिरंजीवी योजना के, उसी तरह से ब्लैक फंगस भी आएगा। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश से लोगों पर आफत आ गई। ताउते तूफान की वजह से देश के कई राज्यों की तरह उत्तराखंड में भी बादल जमकर बरसे, जिसका नतीजा ये हुआ कि राज्य के कई शहरों में लोगों की मुसीबत बढ़ गई। चमोली के लामबगड़ इलाके में तो तेज बारिश की वजह से सड़क ही बह गई और वहां से पानी की तेज लहरें गुजरने लगी। सड़क कटी तो एक तरफ एक शख्स फंस गया, जिसे बचाने के लिए पुलिस का एक जवान अपनी जान पर खेलकर रस्सी पर लटक कर दूसरी तरफ गया और वहां फंसे आदमी को उसी रस्सी के सहारे वापस भेजा। ये शख्स उफनती लहरों के ऊपर से दूसरी तरफ पहुंचा। वहीं हरिद्वार में भी बारिश ने लोगों को खूब परेशान किया। वहां पानी बरसने से सड़कें तालाब जैसी दिखने लगी, जिसकी वजह से वहां से गुजरने वाली गाड़ियों को सड़क के गड्ढे ही नहीं दिखे। वहां जमे हुए पानी से गुजरने वाली एक कार तो उसमें घुस गई और पानी पर तैरने लगी, जिसके बाद ड्राइवर अभी गाड़ी को जैसे तैसे संभाल ही रहा था कि पास से गुजरी एक दूसरी गाड़ी ने उसका बैलेंस बिगाड़ दिया। गई तो गई। रुद्रप्रयाग में तो एक गाड़ी नदी के बढ़े हुए पानी में डूब ही गई और दूर से केवल उसका ऊपरी हिस्सा दिखा। जबकि चंपावत में बारिश की वजह से पहाड़ खिसक गया और सड़क पर पत्थरों और मिट्टी का अंबार लग गया। चंपावत और आसपास के कई इलाकों में पहाड़ खिसके, जिससे रास्ते बंद हो गए। केदारनाथ में भी खूब बारिश हुई। वहां मंदिर के आसपास बादल खूब बरसे, जिससे मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ गया। अमेरिका दौरे पर जा रहे विदेश मंत्री वहां वैक्सीन के मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर 24 मई से 5 दिनों के अमेरिका दौरे पर रहेंगे। संभावना है कि उनके इस दौरे में कोरोना वैक्सीन समेत कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा एस जयशंकर की वहां यूएन महासचिव एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात होगी। गोवा सरकार ने राज्य में 31 मई तक कर्फ्यू बढ़ा दिया। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए ऐसा किया गया। पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का एम्स ऋषिकेश में निधन हो गया। वो 94 साल के थे और कोरोना समेत कई दूसरी बीमारियों से जूझ रहे थे। सुंदरलाल बहुगुणा के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी समेत कई लोगों ने दुख जताया। जोधपुर की अदालत ने जेल में बंद आसाराम की जमानत याचिका खारिज कर दी। आसाराम ने आयुर्वेद से इलाज के लिए कोर्ट में यह अर्जी दाखिल की थी। आसाराम एक नाबालिग के यौन शोषण के मामले में आजीवन जेल की सजा काट रहे हैं।
दिल्ली में कोरोना योद्धाओं की मदद के लिए अशोक होटल भी सामने आया। इस 5 स्टार होटल ने दिल्ली एम्स और राम मनोहर लोहिया अस्पताल के सभी स्वास्थ्य कर्मियों को रोजाना मुफ्त में खाना देने का जिम्मा उठाया। सजा हुआ खाना आप जो देख रहे हैं ये कोरोना वॉरियर्स के लिए तैयार किया गया है और अब सर्व करने के लिए यहाँ से भेजने की पूरी तैयारी की जा रही है। होटल के कर्मचारियों ने बताया कि उनके हाथ से तैयार किया गया खाना कोरोना योद्धाओं तक पहुँच रहा है, जो उनके लिए खुशी की बात है। ये बड़े गर्व की बात है, जो लोग देश की सेवा कर रहे हैं, हमें मौका मिला है कि हम उनकी सेवा करें। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी और उन बच्चों की देखभाल करने को कहा जिन्होंने कोरोना की वजह से अपने माता पिता खो दिए। इसके अलावा केंद्र ने यह भी निर्देश दिए कि उन बुजुर्गों के लिए भी जरूरी कदम उठाए जाएं जिनका कोरोना संकट की वजह से कोई अपना नहीं बचा। बंगाल की खाड़ी में यास तूफान के खतरे को देखते हुए कोस्ट गार्ड ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में पेट्रोलिंग बढ़ा दी। इस तूफान को भी बीते दिनों अरब सागर में आए टाउटे तूफान की तरह खतरनाक माना जा रहा है। यही वजह है कि कोस्ट गार्ड ने अपनी तैयारी तेज कर दी। हेलीकॉप्टर के जरिए समंदर में जहाज और नाव को तूफान के आने की चेतावनी दी गई। भारतीय तटरक्षक यह सूचना आपकी सुरक्षा के लिए दे रहा है। इस जगह पर चक्रवात आने की सूचना जारी की गई है। हेलीकॉप्टर के अलावा समंदर में भी कोस्ट गार्ड के जहाज गश्त करते दिखे, जिन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में तूफान की जानकारी दी। इस जगह पर चक्रवात की सूचना जारी की गई है। आप अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए घर लौट जाएं। ऐसे सभी नाव और जहाजों को जल्द से जल्द लौटने या फिर तूफान के रास्ते से हटने को कहा गया। इसके अलावा कंट्रोल रूम के जरिए समंदर में होने वाली हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। यास तूफान बुधवार गुरुवार के आसपास पश्चिम बंगाल और ओडिशा से टकरा सकता है। बताया गया कि टाउटे के बाद यास नाम का ये तूफान भी एक बड़ी चुनौती बन सकता है। न्यूज 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र तैयार हो रहा है, जो अगले 3-4 दिनों में बड़े तूफान में बदल सकता है और इस महीने की 25 से 27 तारीख के बीच पश्चिम बंगाल और ओडिशा से टकरा सकता है। इस तूफान को यास नाम दिया गया है, जो बांग्लादेश में भी काफी नुकसान पहुंचा सकता है। तूफान की इस चेतावनी के बाद कोस्ट गार्ड को अलर्ट कर दिया गया और मछुआरों को भी समुद्र में न जाने को कहा गया है। आंध्र प्रदेश के नेल्लूर के एक गांव में कोरोना का आयुर्वेदिक इलाज कराने के चक्कर में लोगों ने नियम तोड़ दिए। वहां पिछले कई दिनों से एक डॉक्टर कोरोना मरीजों का मुफ्त में आयुर्वेदिक दवाएं दे रहे हैं, जिसके बारे में सुनकर दूर दूर से लोग नेल्लूर के इस गांव में पहुंच गए। लेकिन इस चक्कर में वो ये भूल गए कि जिस बीमारी से बचने या फिर लड़ने के लिए वो वहां पहुंचे, उससे जुड़े कई नियम उन्होंने खुद ही तोड़ दिए। कोरोना के आयुर्वेदिक इलाज के लिए वहां लोगों की लंबी लाइन लग गई, जिसमें खड़े लोगों के बीच कहीं भी 2 गज की दूरी नजर नहीं आई। लाइन लंबी थी, लिहाजा बहुत सारे लोग थककर जमीन पर बैठ गए। यही नहीं, कुछ लोग तो वहीं पर लेट गए। इन लोगों में कुछ ऐसे भी थे जिन्हें वीडियो बनाने से ही फुर्सत नहीं थी। वो बेफिक्र होकर वहां खड़ी एक एम्बुलेंस के अंदर आए मरीज का वीडियो बनाते रहे। इन लोगों की इस हरकत को देखकर ऐसा लगा कि वो वहां कोरोना का इलाज करवाने नहीं बल्कि कोरोना फैलाने आए। नेल्लूर के इस गांव में कोरोना के इलाज के लिए आयुर्वेदिक दवाएं मिलने की बात जब प्रशासन को पता चली थी, तो दवाओं के सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जिसके बाद 2 दिन तक वहां इलाज बंद रहा। लेकिन जैसे ही शुरुआती रिपोर्ट में पता चला कि इन दवाओं से लोगों को नुकसान नहीं हो रहा, तो फिर से आयुर्वेदिक इलाज शुरू कर दिया गया, जिसकी जानकारी मिलते ही वहां भीड़ उमड़ पड़ी। उत्तराखंड में बारिश की आशंका जताई गई। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई इलाकों में 25 मई तक बारिश होने का अलर्ट जारी किया। राजस्थान के बाना में गाय कुएं में गिर गई। इसके बाद इलाके के लोगों ने कुछ घंटों की कोशिश के बाद गाय को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में एक बन रही टनल का कुछ हिस्सा ढह गया। इस हादसे में 4 मजदूरों की मौत हो गई। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सुरक्षा बल ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। न्यूज 18 के आदित्य राय की रिपोर्ट है कि गढ़चिरौली के जंगलों में कई घंटों तक चली मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने 13 नक्सली मार गिराए। इस कार्रवाई में महाराष्ट्र के C60 कमांडो के साथ छत्तीसगढ़ पुलिस भी शामिल रही। C60 कमांडो को घने जंगलों और पहाड़ी इलाकों में इसी तरह के ऑपरेशन के लिए तैयार किया जाता है। बताया गया कि नक्सलियों के खिलाफ ये अभियान आगे भी जारी रहेगा, जिसके लिए महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सरकारें मिलकर काम करेंगी। छत्तीसगढ़च्या लोकांनी आपल्या सेवेत केलं पाहिजे, त्याच्या संदर्भामध्ये सुद्धा आम्ही प्रयत्न करणार आहोत। तेलंगाना के सूर्यापेट में कोरोना नियम तोड़ने वालों की नजर रखने के लिए ड्रोन तैयार किए गए हैं। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए तेलंगाना सरकार ने लॉकडाउन को 30 मई तक बढ़ा दिया है।
लेकिन लोग लॉकडाउन का पालन करें, इसके लिए पुलिस ने ड्रोन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। सामने आई तस्वीरों में कम ऊंचाई पर उड़ रहा एक ड्रोन सड़कों की निगरानी करता दिखाई दिया। ड्रोन के जरिए चोरी से दुकान खोलने वालों या सड़क पर इकट्ठा होने वालों पर भी नजर रखी गई। ये ड्रोन दिन के साथ रात में भी गश्त लगाता दिखाई दिया। इसी तरह हाईवे से गुजरने वाले ट्रैफिक पर भी ड्रोन के जरिए नजर रखी गई। इस बीच एक ड्रोन तो सायरन बजाकर लोगों को सावधान भी करता नजर आया। लेबनान की राजधानी बेरूत में सीरियाई दूतावास में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट देने जा रहे सीरिया के लोगों पर भीड़ ने हमला कर दिया। बताया गया कि सीरिया के राष्ट्रपति का विरोध करने वाले लेबनान के इन लोगों ने वैन में जा रहे वोटरों के हाथों में राष्ट्रपति बशर अल असद के पोस्टर देख लिए, जिससे उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और गुस्साई भीड़ ने गाड़ियों को रोककर बीच रास्ते में ही तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। आलम यह था कि वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों की लाख कोशिश के बावजूद लोगों ने हिंसा जारी रखी। इस बीच कोई पत्थर उठाकर सीरिया के लोगों पर फेंकता नजर आया तो कोई सुरक्षा कर्मियों से ही धक्का मुक्की करता दिखा, जिसके बाद सड़क से लेकर गाड़ियों के अंदर तक कांच के टुकड़े बिखरे मिले। वहीं सड़क के एक किनारे कुछ प्रदर्शनकारियों ने एक कार को घेर लिया और काफी गुस्से के बीच उनमें एक आदमी कार के अंदर लकड़ी का डंडा घुसाकर ड्राइवर को डराता नजर आया। लिहाजा तनाव बढ़ता देख लेबनान की सेना ने मोर्चा संभाला और इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई। लेकिन इस बवाल में कई लोग जख्मी हो गए, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। यूपी के सहारनपुर में लव जिहाद का एक मामला सामने आया। सहारनपुर के रहने वाले एक आदमी पर गाजियाबाद की रहने वाली एक लड़की से झूठ बोलकर शादी करने का आरोप लगा। यह भी आरोप है कि उसने शादी से 2.5 महीने पहले लड़की का धर्म परिवर्तन करवाया था। धर्म बदलवाकर शादी करने के बाद इस आरोपी ने लड़की को उत्तराखंड के विकासनगर में रखा, जबकि खुद सहारनपुर लौटकर दूसरी लड़की से शादी कर ली। इसकी जानकारी लगते ही पीड़ित महिला अपने परिवार के साथ उत्तराखंड से सहारनपुर पहुंची और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसने मुझे बताया था कि मेरा बड़ा भाई ये कह रहा है कि 10 लाख रुपए तुझे जब भी दूंगा चुनाव लड़ने को, जब तू मेरी साली से शादी करेगा। इसने कहा मेरी मजबूरी है शादी करने की। इसने मुझे ये भी कहा था कि 10 लाख रुपए दे दो और एक फ्लैट दे दो, जिंदगी भर तेरे साथ रहूंगा। मैं इन्हें ये भी कहा देने को तैयार हूँ, पर इसने कह दिया था मुझे चाह नहीं रहा। तुझे क्या दिक्कत पड़ रही दूसरी शादी कर ली तो? मेरे से बिना मर्जी के करी इसने दूसरी शादी, मेरी कोई रजामंदी थी नहीं इसमें शादी में। एक महिला पेश होकर बताई है कि उसने एक आदमी से शादी की थी, अब वो दूसरी शादी कर लिया है। जब ये वहाँ कंप्लेन करने गई तो उसके साथ मारपीट भी किया है उसने। इसमें धर्म परिवर्तन और अन्य धाराओं में अभियोग दर्ज कर लिया गया है और जो आरोपी सलीम है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर में वर्चुअल करेंसी बिटकॉइन के जरिए पाकिस्तान से आतंकियों को पैसा पहुंचाने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। न्यूज़ 18 के नीतीश कुमार की रिपोर्ट है कि कश्मीर घाटी में मौजूद हथियारों के सप्लायर को पाकिस्तान से बिटकॉइन के जरिए पैसे भेजे जा रहे हैं, जिसके लिए कैश को एक सीक्रेट कोड की मदद से बिटकॉइन में बदला जाता है और जब ये वर्चुअल करेंसी हथियारों के सप्लायर को मिल जाती है, वो आतंकियों को उसके बदले हथियार दे देते हैं। इसके अलावा अगर कुछ रकम बचती है तो वो भी आतंकियों को दे दी जाती है। टेरर फंडिंग के इस नए तरीके पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर है और वो जल्द ही इस पर लगाम लगाने के लिए कार्रवाई कर सकती है। राजस्थान के कोटा में अचानक हुई बारिश से मंडी में रखा काफी अनाज भीग गया। इस पर किसानों ने नाराजगी जाहिर की और वहां के अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार बताया। इस बीच मंडी पहुंचे बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों को घेर कर प्रदर्शन भी किया। इस बीच कुछ लोगों पर वहां रखी कुर्सियों को फेंकने और हंगामा करने का भी आरोप लगा। किसानों ने नाराजगी जाहिर की तस्वीरें आप देखिए राजस्थान के कोटा से। दरअसल बारिश में अनाज भीग गया था और उसके बाद किसानों ने नाराजगी जाहिर की, अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार भी माना। इस बीच मंडी पहुंचे बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों को घेरा और कुछ लोगों ने वहां पर रखी कुर्सियों को फेंकने और हंगामा भी किया। अमेरिका के कैलिफोर्निया से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां के जंगलों में लगी आग ने एक टीवी न्यूज स्टेशन को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। यह आग पहले न्यूज स्टेशन के बेहद करीब कुछ पेड़ और झाड़ियों में लगी
और रात के अंधेरे में पहाड़ी पर बने टीवी स्टेशन से कुछ कदमों की ही दूरी पर ये पेड़ और झाड़ियां भीषण आग में जलते नजर आए। इस दौरान आग से उठती लपटें तेज हवा के साथ वहां मौजूद न्यूज स्टेशन की तरफ बढ़ने लगी। जिस तेजी से आग की लपटें फैल रही थीं, वो आसपास के रिहायशी इलाके को भी अपनी चपेट में ले सकती थी। वहीं पहाड़ी इलाका होने की वजह से दमकल की टीम के पहुंचने में देरी होते देख पड़ोस के घर में रहने वाला एक आदमी कुछ दूर खड़े होकर पाइप से आग पर पानी डालता नजर आया, लेकिन पाइप छोटा होने की वजह से पानी की बौछार आग तक पहुंच ही नहीं सकी, जिससे आग की लपटें तो उतनी ही तेज उठती रहीं, साथ ही उससे निकलते धुएं ने मुसीबत और बढ़ा दी। इस दौरान न्यूज स्टेशन में कोई आग का वीडियो भी रिकॉर्ड करता रहा, जिसमें उसने वहां दमकल की गाड़ियों के पहुंचने की जानकारी दी। वैसे तो तेज हवाओं की वजह से आग बेकाबू होकर तेज रफ्तार से फैल रही थी, जिससे दमकल कर्मियों को काफी मुसीबत का सामना करना पड़ा, लेकिन फिलहाल यहां किसी के घायल होने की खबर नहीं है। फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट आने के बाद पहलवान सुशील कुमार की मुश्किलें बढ़ गईं। दिल्ली में हत्या के आरोप में घिरे पहलवान सुशील कुमार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। खबर है कि रोहिणी की फोरेंसिक साइंस लैब ने पिटाई के एक वीडियो की जांच की, जिसके बाद उसने अपनी रिपोर्ट में साफ कर दिया कि स्टेडियम में पिटाई करने वाला आदमी सुशील कुमार ही है। आरोप है कि कुछ दिन पहले राजधानी के छत्रसाल स्टेडियम में हुई पहलवान सागर धनखड़ की हत्या में सुशील कुमार का भी हाथ है। पुलिस सुशील की तलाश में पंजाब के बठिंडा भी पहुंची थी, लेकिन वो उससे पहले ही फरार हो चुके थे। दावा है महाराष्ट्र के नासिक में अब तक ब्लैक फंगस की वजह से 8 लोगों की मौत हो चुकी है। यही नहीं, वहां 166 लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। ये भी एक चैलेंज है और इसकी दवाई ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी कैसे उपलब्ध करें, इसके ऊपर जो है टास्क फोर्स काम कर रही है। तहलका मैगजीन के संपादक रहे तरुण तेजपाल को यौन शोषण के आरोप से अदालत ने बरी कर दिया। उनके खिलाफ गोवा में 8 साल से केस चल रहा था। हालांकि गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करने की बात कही। Government will appeal against this case in the High Court. दिल्ली के पास यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले में 100 बिस्तरों वाले 2 अस्पताल बनाए जाएंगे। इन अस्पतालों में खासतौर पर बच्चों और महिलाओं का इलाज किया जाएगा। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए ये तैयारी की जा रही है। झारखंड में कांग्रेस विधायक नमन बिक्सल ने कोरोना नियमों का पालन करते हुए शादी की। उनकी शादी में सिर्फ 5 लोग शामिल हुए। 49 साल के नमन बिक्सल सिमडेगा जिले के कोलेबिरा से विधायक हैं और उनकी ये दूसरी शादी है। महामारी का संक्रमण को फैलने से जितना संभव हो सके हम सबों को रोकना चाहिए। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में मौजूद भारत सेवाश्रम संघ के आश्रम में कोरोना मरीजों की सुविधा के लिए पहली बार नॉन-वेज लाने की इजाजत दे दी गई। इन लोगों ने मुझे नॉन-वेज यहाँ लाने का भी परमिशन दे दिए हैं पेशेंट को ठीक करने के लिए। इस आश्रम को कोरोना मरीजों के इलाज के लिए आइसोलेशन वार्ड में तब्दील भी कर दिया गया। वहाँ हर 15 बेड पर ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम रहेगा। फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर दोनों जगह में 25 बेड बनाया है हमने। नारदा स्टिंग मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टीएमसी के 4 नेताओं को हाउस अरेस्ट यानी घर में नजरबंद रहने का आदेश दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मामले की सुनवाई कर रहे जजों में इन नेताओं को जमानत देने पर मतभेद हो गया। अब मामला बड़ी बेंच के पास जाने तक इन नेताओं को नजरबंद ही रहना होगा। नेपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, वहां सियासी उठापटक थमती नहीं दिख रही। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने आधी रात को एक बार फिर वहां की संसद भंग कर दी। अब वहां 12 नवंबर और 19 नवंबर को 2 चरणों में चुनाव करने का फैसला किया गया है। ये दूसरी बार है जब ओली ने नेपाल की संसद को भंग किया। कल दिन भर हुए नाटकीय राजनीतिक घटनाक्रम में ओली और विपक्षी गठबंधन दोनों ने ही राष्ट्रपति के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश किया था, लेकिन राजनीतिक दलों के अंदरूनी खींचतान के बाद राष्ट्रपति ने देर रात दोनों पक्षों के दावे को खारिज कर दिया। नीरज हमारे सहयोगी फोन इन पर मौजूद हैं। नीरज, एक बार फिर से ओली ने अब संसद भंग कर दी है। जो नाटकीय क्रम वहां कल दिन भर चला, उसके बाद क्या तस्वीर निकल करके सामने आई? जसप्रीत, अब ये साफ है कि नवंबर में 2 चरणों में लोकसभा के चुनाव होंगे नेपाल में। और आपको याद होगा कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री ओली ने संसद का विघटन किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को खारिज कर दिया था और उसके बाद दोबारा ओली को प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किया गया था राष्ट्रपति की तरफ से, लेकिन वो बहुमत साबित नहीं कर पाए। और फिर जबकि सत्ता पक्ष और विपक्षी पार्टियों की तरफ से सरकार बनाने का दावा तो किया गया, लेकिन राष्ट्रपति को लगा कि वहाँ सरकार जो है, जो भी सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, वो बहुमत साबित नहीं कर सकते। तो ऐसे में संसद का विघटन कर वहाँ ये फैसला किया गया है कि नवंबर में लोकसभा के चुनाव होंगे। तो अभी 3 से 7-8 महीने का वक्त है अगले लोकसभा चुनाव के लिए। तब तक जो है नेपाल में
यथास्थिति बनी रहे। ठीक है नीरज। गांवों में एम्बुलेंस मुहैया कराने के मामले में यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। न्यूज 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, जिसमें सरकार को राज्य के हर गांव में 1 महीने के अंदर 2 एम्बुलेंस देने का आदेश दिया गया था, जिसके खिलाफ यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि इस आदेश का पालन करना असंभव है, क्योंकि राज्य में 90,000 से ज्यादा गांव हैं और 1 महीने के अंदर सरकार चाहकर भी एम्बुलेंस नहीं दे सकती। सरकार का पक्ष सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के हर गांव में एम्बुलेंस देने वाले आदेश पर रोक लगा दी, लेकिन उस टिप्पणी को सलाह के तौर पर लेने के लिए कहा जिसमें जज ने हालात को राम भरोसे बताया था। कर्नाटक में भी ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ने लगा है। वहां अब तक ब्लैक फंगस के कुल 200 मरीज मिले हैं, जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। कर्नाटक के कलबुर्गी में तो एक ही दिन में ब्लैक फंगस के करीब 30 संदिग्ध मरीज मिले, जिन्हें वहां के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कर्नाटक से स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर के मुताबिक ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज के लिए दवा के इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार लगातार केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा के संपर्क में है और उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। To the government's knowledge, we have about 200 cases that has been reported till date officially from all the districts. So we are in the process of obtaining the required medicine. कोरोना के बढ़ते मामलों के खतरे के बीच मुंबई की तैयारी को बढ़ाने के लिए मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ने मदद का बड़ा हाथ बढ़ाया। रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से कोरोना मरीजों के इलाज के लिए सैकड़ों बेड बढ़ाने का ऐलान किया गया, जिनमें 650 बेड का इंतजाम मुंबई के वर्ली में नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया में किया गया। सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल की तरफ से ये बेड तैयार किए गए हैं। मरीजों की देखभाल के लिए 500 लोगों का स्टाफ भी तैनात किया गया है, जिनमें अनुभवी डॉक्टरों और नर्सों की एक बड़ी टीम भी शामिल है। अस्पताल में ऑक्सीजन, बच्चों और बड़ों के अलग अलग वेंटिलेटर, तमाम जरूरी मेडिकल उपकरण और डायलिसिस तक की सुविधा मौजूद रहेगी। इन 650 बेड में 100 बेड खासतौर पर बच्चों के लिए होंगे, जिनके कोरोना पॉजिटिव होने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके अलावा मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में ट्राइडेंट होटल में बिना लक्षण वाले या हल्के लक्षण वाले मरीजों के इलाज के लिए 100 बेड का इंतजाम किया गया है। रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से मार्च 2020 से ही 7 हिल्स अस्पताल में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 225 बेड का अस्पताल चलाया जा रहा है। बड़ी खबर आ रही है एयर इंडिया के डेटाबेस पर हुए साइबर अटैक से जुड़ी। खबर है कि हैकरों ने पिछले 10 साल में एयर इंडिया से सफर करने वाले यात्रियों के डेटाबेस में सेंध लगाई और करीब 45 लाख लोगों के बारे में जानकारी चुरा ली। एयर इंडिया का कहना है कि इसमें यात्रियों के नाम और जन्मदिन के साथ उनके फोन नंबर और क्रेडिट कार्ड से जुड़ी जानकारी भी हो सकती है। कोरोना की मार झेल रही पर्यटन से जुड़ी कंपनियों ने अब सैर सपाटे के साथ वैक्सीन का ऑफर देना शुरू कर दिया है। न्यूज 18 के चंदन जजवाड़े की रिपोर्ट है कि दिल्ली की एक कंपनी सैलानियों को 25 दिनों के लिए रूस घूमने का ऑफर दे रही है, जिसके तहत वहां स्पुतनिक वैक्सीन की दोनों डोज भी लगवाई जाएंगी। बताया गया कि पहली डोज रूस पहुंचने के अगले ही दिन लगा दी जाएगी, जबकि दूसरी वहां रहते हुए 21 दिन बाद। इस ऑफर के लिए एक पर्यटक को 1,70,000 रुपए चुकाने होंगे। कंपनी को भरोसा है कि उसका यह प्लान मंदी से उबरने में उसकी मदद करेगा। आज के टाइम में रशिया का ट्रैवल ओपन है, डायरेक्ट फ्लाइट भी चल रही है, तो हम व्यक्ति को रशिया लेके जा रहे हैं। यूपी के मिर्जापुर से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। वहां के जिला अस्पताल में इलाज पर हुए विवाद के बाद डॉक्टरों ने मिलकर एक मरीज के तीमारदार को बुरी तरह से पीट दिया। सामने आई तस्वीरों में दिखा कि पुलिस के सामने ही डॉक्टरों ने मरीज के उस घरवाले की पिटाई की। वो उसे पीटते पीटते ही थाने तक ले गए। बाद में पुलिस वाले ने उसे पकड़ लिया, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर उस पर मुक्के और थप्पड़ बरसाते रहे। बताया गया कि डॉक्टरों से पिटा आदमी अपने बच्चे को इंजेक्शन दिलवाने अस्पताल पहुंचा था, लेकिन जब इंजेक्शन लगने के बाद उसका बच्चा रोने लगा तो उसने डॉक्टरों से इसकी शिकायत की, जिस पर बाद में विवाद बढ़ गया। आगरा से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक बेकाबू ऑटो सड़क किनारे लगी रेलिंग से टकरा गई। वहां हुई बारिश की वजह से सड़क पर काफी फिसलन थी, जिससे यह ऑटो बेकाबू होकर सड़क किनारे लगी रेलिंग से टकरा गया। ये टक्कर इतनी भयंकर थी कि ऑटो का ड्राइवर शीशा तोड़ते हुए कुछ फीट दूर जा गिरा।
इस टक्कर के बाद ऑटो में सवार जख्मी आदमी किसी तरह लड़खड़ाकर बाहर निकला। इसके बाद आसपास के लोग दोनों घायलों की मदद के लिए दौड़ पड़े। सड़क पर पड़े ऑटो ड्राइवर ने भी हिम्मत दिखाई और खुद को संभालते हुए किनारे जाकर बैठ गया। आईएनएस राजपूत को विदाई दी गई। जंगी जहाज आईएनएस राजपूत 41 साल की सेवा के बाद विदा हो गया। विशाखापट्टनम में यह विदाई समारोह आयोजित किया गया। कानपुर में कुछ लोगों पर कोरोना नियम तोड़ने का आरोप लगा। आरोप है कि वहां एक बैठक में शामिल इन लोगों ने कोरोना नियमों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। पंजाब के मोगा में वायुसेना का एक MiG-21 लड़ाकू विमान क्रैश हो गया, जिसमें पायलट अभिनव चौधरी शहीद हो गए। बताया गया कि यह लड़ाकू विमान गुरुवार रात एक रूटीन उड़ान पर था, लेकिन मोगा के ऊपर उड़ते वक्त इसके इंजन में गड़बड़ी आ गई, जिसके बाद यह विमान रिहायशी इलाके से थोड़ी ही दूर खेतों में क्रैश हो गया। विमान के गिरते ही उसमें आग लग गई। सामने आई तस्वीरों में MiG-21 लपटों में घिरा नजर आया। आसपास के लोगों ने बताया कि विमान के क्रैश होते ही वहां जोरदार धमाका हुआ और आग लग गई। जेट रात देर रात 12 बजे के करीब क्रैश हुआ, तो इतना जोरदार धमाका हुआ, गांव के लोग यहां पे मौके पर पहुंचे और देखने पहुंचे कि आखिर क्या हुआ। जमीन से टकराने के बाद विमान का मलबा काफी दूर तक फैला दिखाई दिया। हादसे की जानकारी मिलते ही वायुसेना और पुलिस के अधिकारी भी वहां पहुंचे और जांच शुरू कर दी। जिस खेत में विमान गिरा था उसे चारों तरफ से घेर दिया गया। इस विमान को स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी उड़ा रहे थे, जिनका शव मलबे से थोड़ी दूर खेत में मिला। पायलट आ जेड़ा वो घट्टो-घट्ट आधा किलोमीटर पीछे डिग पैंदा हैगा। हादसे के बाद वायुसेना ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए। मध्य प्रदेश में इंदौर के पास महू में 2 महिलाओं समेत 3 लोगों को पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 2 महिलाएं सेना की जानकारियां जुटाती थी और फिर उसे सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान भेज देती। पुलिस ने तीनों के पास से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और दूसरे कई उपकरण मिले हैं। पुलिस ने बताया कि इंदौर के पास महू में सेना का वॉर मुख्यालय भी है। फिलहाल हिरासत में लिए गए तीनों लोगों से पुलिस की पूछताछ जारी है। प्रारंभिक तौर पर जानकारी मिलती है, पुलिस की सामान्य कार्यप्रणाली का हिस्सा रहता है कि जब कुछ तथ्य आता है तो पुलिस उन तथ्यों की पड़ताल करती है। पड़ताल के बाद ही फिर निष्कर्ष पर पहुंचती है। पुलिस अभी प्रारंभिक स्तर पर जो तथ्य मिले हैं उसकी पड़ताल कर रही है। केंद्र सरकार ने टूल किट मामले में ट्विटर की ग्लोबल टीम को एक चिट्ठी लिखकर कड़ी आपत्ति जताई। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि कुछ दिन पहले बीजेपी के नेताओं ने कोरोना पर सरकार की कोशिशों को बदनाम करने वाली जो टूल किट ट्विटर पर पोस्ट की थी, उसे ट्विटर ने मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग दे दिया। यानी ट्विटर ने अपनी जांच में पाया कि उस टूल किट में हेरफेर किया गया। केंद्र सरकार ने ट्विटर से कहा कि इस मामले की जांच चल रही है, इसलिए वो उन ट्वीट से मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग हटा दिया। सरकार ने चिट्ठी में लिखा कि एजेंसियों की जांच से ही तय होगा कि उन ट्वीट का कंटेंट सही है या गलत, न कि इस बात को ट्विटर तय करे। सरकार ने यह भी लिखा कि भारत के कुछ राजनेताओं ने जो टूल किट बनाई थी उस पर किए ट्वीट को इस तरह से टैग करना गलत है, क्योंकि वो नेता केंद्र सरकार की कोरोना के खिलाफ चल रही कोशिशों को बदनाम करने का काम कर रहे थे। यूपी के हापुड़ से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक लड़की ने पानी की टंकी पर चढ़कर खुदकुशी करने का हाई वोल्टेज ड्रामा किया। हालांकि कुछ लोगों की सूझबूझ से उसकी जान बचा ली गई, लेकिन इसके लिए उन्हें काफी पापड़ बेलने पड़े, क्योंकि पानी की टंकी पर खुदकुशी करने के इरादे से चढ़ी लड़की किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। पुलिस की टीम ने उसे समझा बुझाकर नीचे उतारने की काफी कोशिश की, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद वो अपनी जिद पर अड़ी रही। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो कुछ लोग चुपके से टंकी पर पहुंच गए और उस लड़की को नीचे ले आए, जिसके बाद पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। बताया गया कि घरेलू कलह की वजह से उस लड़की ने इस तरीके की हरकत की। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। आरोप है कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से मंडियों में रखा गेहूं बर्बादी की भेंट चढ़ गया, जिससे उन किसानों की मुश्किलें बढ़ गईं जो पिछले कई दिनों से इन मंडियों में अपनी फसल के बिकने का इंतजार कर रहे थे। फतेहपुर से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में किसान पानी से भीग चुके गेहूं को सुखाने की कोशिश करते दिखाई दिए। मंडी में कई जगह पानी भरा हुआ नजर आया। इसके अलावा गेहूं की कई बोरियां तो पूरी तरह डूबी दिखी। इस मौके का जानवरों ने भी खूब फायदा उठाया, लेकिन नुकसान किसानों को उठाना पड़ा। बड़ी समस्या है। बताया गया कि मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी पहले ही दे दी थी, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा।
हालांकि बाद में किसानों की परेशानी दूर करने का भरोसा दिया गया। जैसे ही मौसम सही होता है सारे किसानों को गेहूं तोड़ दिया जाएगा। इसी तरह की तस्वीरें चंदौली से भी सामने आई। वहां भी मंडी में रखा हजारों क्विंटल गेहूं बारिश में बर्बाद हो गया। कई और जिलों की मंडियों और गोदामों में बदइंतजामी की ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली, जहां प्रशासन की लापरवाही ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। ये बारिश टाउटे तूफान की वजह से हुई और देश के कई राज्यों की तरह यूपी और मध्य प्रदेश में भी जमकर बारिश हुई। लेकिन इन राज्यों के कई शहर ऐसे हैं जहां के प्रशासन को यह ख्याल ही नहीं आया कि इस बारिश में मंडियों और गोदामों में खुले में रखा हजारों क्विंटल गेहूं बर्बाद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के हरदोई में तो लापरवाही की हद ही हो गई। वहां मौसम विभाग की चेतावनी के बावजूद अनाज मंडी में गेहूं खुले में पड़ा रहा और रात भर बारिश में भीगता रहा। हरदोई की इस मंडी में बहुत सारा गेहूं तो ऐसा था जो किसान बेचने के लिए लाए थे लेकिन बेच नहीं पाए। यही नहीं, बिका हुआ गेहूं भी वहां आसमान के नीचे पड़ा रहा। कुछ यही बदइंतजामी दिल्ली के पास नोएडा में भी दिखी, जहाँ के सरकारी गोदाम में रखा करीब 100 टन गेहूं बारिश की बलि चढ़ गया। वहां न केवल खुले में पड़ा गेहूं भीगा बल्कि गोदाम के अंदर रखा बहुत सारा गेहूं भी लापरवाही की भेंट चढ़ गया, क्योंकि गोदाम की छत टूट गई जिससे बारिश का पानी अंदर घुस गया। अनाज की बर्बादी की तस्वीरें केवल उत्तर प्रदेश से ही नहीं, मध्य प्रदेश से भी आई, जहां के नरसिंहपुर का सरकारी खरीदी केंद्र किसी तालाब से कम नहीं लगा। वहां इकट्ठा हुए पानी में बोरियों में पड़ा गेहूं सड़ता रहा। यही नहीं, अपनी लापरवाही पर लीपापोती करने के लिए बाद में गोदाम के कर्मचारी भीगा अनाज वहां से हटवाने लगे। लेकिन इस बदहाली से किसान बहुत नाराज दिखे, क्योंकि वो कई दिनों से अपना अनाज बेचने का इंतजार कर रहे थे। हम लोगों को गेहूँ 4 दिन से पड़ा है। अच्छा। तो बाढ़ आना नहीं, इसी कारण हम लोगों को गेहूँ पानी गिर गया, पूरा गेहूँ खराब हो गया। इस समय गेहूं की फसल कट चुकी है, जिसे लेकर किसान खरीदी केंद्रों पर पहुंचे, लेकिन लगातार हुई बारिश और प्रशासन की अनदेखी से उनका नुकसान हो गया। गुजरात में 1.5 लाख रुपए प्रति किलो मिलने वाला मशरूम उगाया गया। गुजरात के कच्छ में कुछ वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे महंगा मशरूम उगाने में सफलता हासिल की। इस मशरूम की कीमत 1.5 लाख रुपए प्रति किलो है। साथ ही बताया गया कि इसका इस्तेमाल कैंसर समेत दूसरी गंभीर बीमारियों की दवाएं बनाने में भी होता है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी को एक खत लिखा और पीएम केयर्स फंड से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने वहां डीआरडीओ का 500 बिस्तरों का कोविड केयर सेंटर बनाने की मांग भी उठाई। उत्तराखंड में अब छात्रों को ऑनलाइन क्लास के लिए ही ट्यूशन फीस देनी होगी। इसके अलावा कोई और फीस लेने पर स्कूलों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं, अगर कोई छात्र स्कूल फीस देने में देरी करता है तो उसे स्कूल से बाहर नहीं निकाला जाएगा। गुवाहाटी में असम विधानसभा सत्र के पहले दिन नवनिर्वाचित विधायकों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस दौरान जेल में बंद शिवसागर सीट से निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई ने भी शपथ ली। हालांकि उनके समर्थकों ने आरोप लगाया कि विधानसभा पहुंचने पर पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की। अखिल गोगोई 2019 से असम में सीएए के विरोध में देशद्रोह और हिंसा भड़काने के आरोप में जेल में बंद है। दिल्ली में कोवैक्सीन के बाद अब कोविशील्ड वैक्सीन की कमी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी, जिसकी वजह से 18 से 44 साल वालों को राजधानी के कई सेंटर पर टीके लगने बंद हो गए। ऐसी ही एक तस्वीर पंडारा रोड से सामने आई, जहां के एक वैक्सीन सेंटर पर सन्नाटा पसरा दिखा। ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पर वैक्सीन लगाई जाती थी। अब इस सेंटर पर इस तरीके से ताला लगा हुआ आपको नजर आ रहा है, बंद कर दिया गया है। और ऐसे करीबन 150 सेंटर दिल्ली में ऐसे हैं जो आज से बंद हो गए हैं। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने वैक्सीन की किल्लत के बहाने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। कोई भी कंपनी हम किसी भी रेट में उनसे लेना चाहें, हमें नहीं दे सकती जब तक केंद्र सरकार अलाउ ना करे। तो पूरा कंट्रोल उनका है, वो जिसको जितना देना चाहेंगे उतना ही दे सकते। सत्येंद्र जैन के इस बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। राजनीति करने के लिए अगर सेंटर को हर चीज में ब्लेम करना तो वो उनकी मर्जी है। अपनी बात बताइए ना, दिल्ली में क्या किया है। मुंबई में कोरोना पर काबू पाने के लिए वहां के नगर निगम बीएमसी ने टैक्सी और ऑटो रिक्शा चलाने वालों की कोरोना जांच शुरू कर दी। बताया गया कि ये लोग कई लोगों के साथ संपर्क में आते हैं और अगर ये संक्रमित हुए तो इनकी वजह से कई लोग इस महामारी की चपेट में आ सकते हैं। जो सुपर स्प्रेडर्स हैं, जिनके वजह से किसी और को कोरोना हो सकता है, अब बीएमसी उन पर ध्यान लगाए हुए है। इस दौरान वहां बड़ी तादाद में टैक्सी और ऑटो रिक्शा ड्राइवर अपनी जांच कराते दिखे। हालांकि कुछ लोग कोरोना टेस्ट कराने से बचते भी नजर आए। तो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप टेस्टिंग कराइए। काफी ऐसे होते हैं जो स्टबर्न होते हैं, वो चाहते नहीं है कि टेस्टिंग करा। मध्य प्रदेश के देवास में कोविड सेंटर में डॉक्टर और मरीज दोनों गरबे पर झूमते नजर आए। देवास के इस वायरल वीडियो में दिखा कि पीपीई किट पहने कई डॉक्टर और मरीज एक साथ गरबे की धुन पर थिरक रहे हैं। बताया गया कि कोरोना के मरीजों की मानसिक परेशानी को दूर करने के लिए कोविड सेंटर के डॉक्टरों ने इस तरीके को निकाला और
मरीजों के साथ डांस किया। इस बीच कई दूसरे मरीज अपने बेड पर बैठे बैठे ही झूमते दिखे। दावा किया गया कि इस तरह के माहौल की वजह से कोरोना के कई मरीज ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं। दिल्ली में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 5% से नीचे जाने पर लॉकडाउन खुलने की अटकलें तेज हो गई। न्यूज 18 के दीपक रावत की रिपोर्ट है कि 4 अप्रैल के बाद दिल्ली में पहली बार कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 5% के नीचे गया। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 3009 नए मरीज सामने आए, जो कि 1 अप्रैल के बाद नए मरीजों की सबसे कम संख्या है। 5% से कम का पॉजिटिविटी रेट WHO के तहत भी सुरक्षित माना जाता है। इसलिए नए कोरोना मरीजों की तादाद में कमी आने के बाद दिल्ली में लॉकडाउन खुलने की अटकलें तेज हो। एमपी में कोरोना मरीजों के साथ डांस करके हो रहा है इलाज। मध्य प्रदेश के देवास में कोविड केयर सेंटर में डॉक्टर और मरीजों ने डांस किया। इसके जरिए मेडिकल स्टाफ ने कोरोना मरीजों का हौसला बढ़ाया। छत्तीसगढ़ पुलिस टूलकिट मामले में सोमवार को पूर्व सीएम रमन सिंह से पूछताछ करेगी। बीजेपी के कुछ नेताओं पर टूलकिट मामले में कांग्रेस का फर्जी लेटर हेड बनाकर और उसमें गलत जानकारी लिखकर फैलाने का आरोप है। रूस की सेना ने यूरोप के देश सर्बिया के साथ अभ्यास किया और इसी के साथ यूरोप रूस और अमेरिका जैसी महाशक्तियों की ताकत की नुमाइश का मंच बन गया। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका की सेना पहले ही यूरोप के कुछ देशों के साथ मिलकर वहां महीने भर चलने वाला एक विशाल अभ्यास कर रही है और अब रूस ने भी यूरोप में मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी। जिसके सामने आए एक वीडियो में रूस और सर्बिया के सैनिक एक बड़े मैदान में मुस्तैद नजर आए और फिर हाथों में राइफलें लेकर उन्होंने बैंड की धुन पर कदम से कदम मिलाते हुए मार्च निकाला। जिस वक्त रूस और सर्बिया जंग के मैदान में दुश्मन से दो हाथ करने की तैयारी में जुटे थे, ठीक उसी वक्त करीब 500 किलोमीटर दूर पड़ोस के देश बोस्निया एंड हर्जेगोविना में वहां की सेना अमेरिका के जवानों के साथ दुश्मन देश के छक्के छुड़ाने की ट्रेनिंग कर रही थी। बंदूक ताने सैनिक अपने सटीक निशानों से टारगेट को छलनी करते दिखे। बारिश के बीच भी दोनों देशों की सेनाएं मैदान पर डटी नजर आईं। सेना के लिए हथियार बनाने और रिसर्च करने वाले DRDO ने एंटीबॉडी की जांच करने के लिए एक खास तरह की किट तैयार की है। न्यूज 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि डिप्कोवैन नाम की इस किट से महज 75 मिनट में ये पता चल जाएगा कि किसी के शरीर में कोरोना से लड़ने वाली एंटीबॉडी बनी है या नहीं। और इस किट से एक टेस्ट की कीमत भी करीब 75 रुपए ही रखी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक निजी कंपनी के साथ मिलकर बनाई गई DRDO की इस किट को बाजार में उतारने की मंजूरी भी दे दी है। इससे पहले दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में 1000 से ज्यादा लोगों के सैंपल पर इसका टेस्ट भी किया गया। बिहार के मुंगेर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां गंगा नदी में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि एक ही मोहल्ले के 3 दोस्त सुबह करीब 10 बजे नदी में नहाने गए थे, तभी वो पानी में डूब गए। हादसे की खबर मिलते ही घाट पर सैकड़ों लोग जमा हो गए। प्रशासन की टीम भी कुछ गोताखोरों के साथ घटना वाली जगह पर पहुंच गई। वहां से सामने आई एक तस्वीर में कुछ गोताखोर नदी में एक नाव की मदद से लापता हुए लोगों को ढूंढते दिखे। इसके साथ ही वहां मौजूद लोगों की भीड़ भी किसी अच्छी खबर के इंतजार में डटी रही। इस हादसे में एक लड़के को तो बचा लिया गया, लेकिन 2 लड़के जिंदा वापस नहीं आ पाए। दो तो डूब गया था ना, उसी को बचाने के लिए राहुल कुमार कूदा, वो भी डूबने जा रहा था, उसको किसी तरह ग्रामीण लोगों ने निकाला उसको। इस घटना के बाद इलाके में मातम पसर गया। मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है।